सर, हाल ही में इंग्लैंड ने एक नया मंत्रालय नियुक्त किया है एकांतवाद पर, जिसकी चारों ओर चर्चे हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत में इस पर क्या चर्चा होनी चाहिए और क्या ये चर्चा का विषय भारत के लिए बन सकता है? अच्छा प्रश्न है। समस्या आ जाए, कुआं खोदो तो हाल इंग्लैंड जैसे ही होंगे कि 90 लाख लोग परेशान हैं और वो अभी मंत्रालय नियुक्त कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, फिर वो 1 साल चर्चा करेगा तो 90 लाख लोग 1 साल तक तो परेशान रहेंगे सरकार के हिसाब से भी कि 1 साल तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड की चीजों को देखते हुए आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई उनकी गलती रही होगी जो 90 लाख लोग आज एकांतवाद से पीड़ित हैं, जो उनकी जनसंख्या का 12% है। तो अगर विकास का मॉडल वही हमारे यहां भी है तो उस स्थिति पर जब हम पहुंचेंगे तो हमारे यहां भी वैसे ही परिणाम होंगे। तो हमारे यहां 20 करोड़ 25 करोड़ लोग एकांतवाद से परेशान होंगे। समस्या की गंभीरता इतनी है कि वो 90 लाख लोग भी आपस में एक दूसरे से बात करने लायक नहीं या नहीं करते, या उनको वो माहौल या स्थान नहीं मिलता जहां वो बात कर सके। अगर किसी पेड़ के फल जहरीले हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो बीज ही विषाक्त होगा। हालांकि बीज को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये जहरीला है या इससे मीठा आम निकलेगा। तो एकांतवाद पे जो इंग्लैंड में हाल हुए उसको देख के इतना तो कहा जा सकता है कि जो उनकी व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसा है कि ऐसे परिणाम होंगे, लोग एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमारे लिए ये बिल्कुल सही समय है कि हम ठहरे, कुछ क्षण रुकें और जो 24/7 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, विकास 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 की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा रुकें और सोचें क्या वैसी दशा हमको पानी है या कुछ और ढांचा हो सकता है, कोई और मॉडल हो सकता है। तो हमारे लिए तो ये बेहद जरूरी है कि हम इस पर चर्चा करें और आज चर्चा करें तो जब प्यास लगे तब कुआं मिले, या बेहतर हो कि हम प्यासे ही ना रहें, हम परेशानी न हो कि अस्पताल जाना पड़े, हम स्वस्थ रहें। तो आज अगर हम जाग जाएंगे तो वैसी स्थिति में पहुंचे नहीं, इसकी उपाय कर सकते हैं। हमारे लिए और हमारे जैसे तमाम मुल्क जो विकासशील कहे जा सकते हैं उसके लिए उपयुक्त समय अभी ही है। और जो अंडर डेवलप्ड है उनके लिए तो और भी ज्यादा उपयुक्त समय है कि वो ढांचा ही ऐसा बनाए जो इमारत देर तक चले। वो ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाए जो गोल पत्थर पर टिकी हो और एक हवा का झोंका आए या एक बर्बादी आए तो तहस नहस हो जाए। तो सभ्यताओं के विकास में विकास ऐसा हो कि जो समय तक चले। तो ये उपयुक्त समय है हमारे लिए, चाइना के लिए भी कि वो ठहरे, सोचें कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। और इंग्लैंड का हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने उस समस्या को कम से कम
पहचाना राष्ट्रीय रूप में कि ये समस्या राष्ट्रीय रूप है, और उस पवित्र आत्मा जो कॉक्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस समस्या को इस लेवल तक, इस स्तर तक लेके आए कि इस पर चर्चा हो। हालांकि इंग्लैंड में हालत यह है कि जो कॉक्स का मर्डर हुआ और जिस थॉमस मेयर ने किया और जिस चीज की वकालत वो कर रहा था यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए, वो जीता। तो वहां की मानसिकता कुछ अलग है, लेकिन तब भी इंग्लैंड की सरकार ने जो कॉक्स के रिकमेंडेशंस को, जे कॉक्स की जो भी उन्होंने अनुभव को पाया, अपोजिशन का होते हुए, विरोधी पार्टी का होते हुए भी उसको राष्ट्रीय रूप में स्वीकारा। उसके लिए धन्यवाद। क्या वो करते हैं ये अलग मुद्दा है, भारत क्या करता है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। सर, इंग्लैंड ने न्याय मंत्रालय का निर्माण किया है देखते हुए, इस चीज को देखते हुए कि वहां जो एकांतवाद की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जो एकांतवाद से जो पीड़ित हैं वहां लोग, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं या कोई और? प्रकृति में इंडिविजुअल या एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती। आइसोलेशन में आइसोलेशन भी नहीं होता, एकांतवाद एकांत में भी नहीं होता। उसके लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक परिवेश हमेशा से जिम्मेदार रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक तालाब में एक पत्थर फेंको तो वहीं लहरें आएंगी, पूरे तालाब में आती। इंग्लैंड में जो एकांतवाद है वो सिर्फ इंग्लैंड की ही समस्या नहीं होगी, वो हो सकता है पूरी दुनिया की हो। किसी ने उसको स्वीकारा, क्या मजबूरी रही है या क्या दरियादिली रही है वो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरी दुनिया की समस्या है, उन्होंने उसको स्वीकारा। तो उसमें व्यक्ति स्वयं भी जिम्मेदार है, परिवार भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, राष्ट्र भी जिम्मेदार है। और समय का खेल भी हो सकता है कि ऐसी चीजें उभर के आ रही हैं। तो व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि जब निर्णय लेने की घड़ी आई थी कि आप क्या काम करना चाहते हो, तब उसने सामूहिक सफलता की बजाय व्यक्तिगत सफलता को चुना होगा। तब उसके समूह में जितने लोग आते गए होंगे उनको धीरे धीरे काटता गया होगा। उस काट में जब वो ऊंचाई पर पहुंचा होगा तो अकेला हो गया। जब तक काम था तब तक वो उसमें व्यस्त था, और जैसे ही काम पूर्ण हुआ आप नए काम की तलाश में घूमते हैं, या नया नहीं मिलता तो आप खाली हो गए। उस खाली में फिर आप पुराने लोगों को देखते, लेकिन वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और उनके पास कैसे जाओगे जिनको आपने स्वयं अलग किया था। तो ये व्यक्ति की चुनाव हो गया कि हमने गलत चुनाव किया। लेकिन अगर पूरा परिवार इस दौड़ में है कि मेरा परिवार सबसे आगे है, तो अपने बाकी रिश्तेदारों को, चाचा, मामा, ताऊ, पड़ोसी अड़ोसी को, किसी को घुसने नहीं देंगे घर में। अपना एक कॉलर ऊंचा रखेंगे, झंडा ऊंचा रखेंगे। तब ऐसे में कई जमींदारों को तुम देखोगे कि वो अकेले हैं। जब तक उनकी जमींदारी चल रही थी, जब तक राजशाही चल रही थी, तब तक ठीक था। बट जैसे ही वो राजशाही जमींदारी खत्म हुई, उनसे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या सम्मान करेंगे, नमस्ते करके दूर हट लेंगे।
जानवरों से उनकी दोस्ती है नहीं, क्योंकि वो उनके नौकर पालते थे। एक आध कुत्ता पाला होगा तो बस उसी से कितना गपियाओगे। तो ये परिवार की जिम्मेदारी होगी। अगर पूरा राष्ट्र इस दौड़ में लग गया कि पूरी दुनिया पे हमें शासन चलाना है, पूरी दुनिया में हमें सामान बेचना है और अपने देश का आधिपत्य स्थापित करना है, और पूरा देश इस दौड़ में दौड़ा जा रहा है, सस्ता सामान बनाएंगे, पूरी दुनिया को बेचेंगे, अच्छे हथियार बनाएंगे, पूरी दुनिया पे हम आक्रमण करेंगे, उसको जीत लेंगे। जीतने के बाद पूरी दुनिया जीत ली, या जितनी जीत सकते हो जीत ली। अब दूसरी दुनिया खोजो, चांद, मंगल ग्रह, वहां जाओ, समय लग रहा है, दुनिया ही नहीं है, कहां जाएं, खालीपन आ गया। तो पूरे राष्ट्र की समस्या होगी। तो जिन राष्ट्रों ने भी दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाया, राज किया, अब जब राज खत्म हो गया या राज सुचारू रूप से चलने लगा, तब आप खाली हो गए। एक ही तरह का काम कब तक करोगे? तो बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में, बदलते हुए अपनी शारीरिक स्थिति में काम बदले तो अच्छे रहते। हमेशा एक ही काम कर रहे हो तो दिक्कत है। जैसे कि एक समय राजा गद्दी पे बैठा है तो राजा है, बट वो मम्मी के पास गया अपने और तब भी राजा है, तो दिक्कत है। बेटे के पास गया तब भी राजा है, तो सब कहेंगे तू राजा रहा भैया, बाहर रहे। माँ बाप बेटा बेटी भी उससे काम की बात करेंगे और कट लेंगे। अगर वो पिता की तरह, पुत्र की तरह, पति की तरह, पत्नी की तरह एक्ट करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तो उनकी चीजें होंगी। फिर जब बच्चे की शादी हो जाए तो बहू आ जाए तो अपने दूसरे काम देखो। जब पोता पोती हो जाए, उनकी शादी हो जाए तो अपना तीसरा काम देखो। आप 80 वर्ष की उम्र में अभी राजा बने रहना चाहते हो तो एकांत आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। तब एक श्रम की अगर अच्छी व्यवस्था है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर गृहस्थ में गए तो गृहस्थी चला रहे हैं, फिर जब गृहस्थी बच्चे बड़े हो गए तो आप जिंदगी भर बच्चे पैदा तो नहीं करते रहोगे कि 80 साल के हो गए तब भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे अब बच्चों के बच्चे होने लगे तो आप उसको छोड़ो, आप बच्चों को पढ़ाओ। अब बच्चे भी पढ़ गए, पढ़ाने वाले दूसरे, तब आप उसका संचालन देखो, स्कूल का संचालन देखो। अब स्कूल का संचालन भी होने लगा, तीसरी पीढ़ी आ गई, तब आप ओवरऑल देखो। तब कहीं कोई झगड़ा टंटा हो तो न्याय देखो, कोई बाहरी आपदा आ गई तो उसको सुलझाओ, आपका अनुभव हो गया। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए स्थिति में आप अपने को बदल लेंगे तो एकांत नहीं आएगा। तो अगर पूरे भारत में अगर आप देखो तो पूरे जीवन पर्यंत ऐसी व्यवस्था की गई कि आदमी काम में डूबा रहे, और अगर एकांत चाहिए उसको तो हिमालय पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहां नहीं मिलेगा, वहां तो आपको काम है। बचपन में पढ़ना है, 20-25 साल तक पढ़ो, फिर शादी हो गई, गृहस्थी संभालो 20-25 साल, फिर जब बच्चे की शादी हो गई आप बाहर के काम संभालो, दूसरों के यहाँ शादी में जाओ, सामूहिक संबंधों का निर्वाह करो, मंदिर, सामाजिक स्थान, बाहर के काम देखो। वानप्रस्थ बोलते हैं। जब वानप्रस्थ के दूसरे लोग आ गए तब आप सन्यास में चले गए, अच्छा न्यास, और सन्यास भी पूरा हो गया तो आप तो संत हो गए। तब जहां जाओगे पूरा गांव आपको जानता है, तो आप अतिथि हो गए, कब मर जाओगे पता नहीं। तो अतिथि देवो भव, उनकी पूरा गांव कहीं भी चले जाते थे स्वागत होता था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज,
इसके बाद एक जियोग्राफिकल बाउंड्री आती है, राष्ट्र जो हो गया। समाज राष्ट्र से बड़ा है कायदे से। राष्ट्र एक प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए एक जियोग्राफिकल बाउंड्री कह जा सकती है, भौगोलिक सीमा। समाज तो मुस्लिम समाज वो कहता है पूरी दुनिया में, क्रिश्चियन समाज पूरी दुनिया में, और अगर मानव समाज का हो तो पूरी दुनिया है ही। तो समाज एक बड़ी चीज है, लेकिन ये सारी चीजें आपने तोड़ दी, व्यक्तिवाद शुरू कर दिया। तथाकथित लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पब्लिक, वो डेमोक्रेसी हो गई, शैतानी चीज हो गई। हर एक आदमी वोटर है, हर एक आदमी को टैक्स रिबेट भरना है, टैक्स अपना रिटर्न भरना है, वो जिम्मेदार है। तो एकांत तो सिस्टम ने आपके जनरेट कर दिया, व्यवस्था को तोड़ा। कुछ शैतान लोग रहे होंगे जिन्हें दुनिया पर राज करना होगा, तो बोले शक्ति रहेगी अगर सामूहिक रहोगे। तो अगर शक्ति तोड़ना है तो इनको अकेला अकेला कर दो, परिवार में भी टूटे रहे। समाज तो और बड़ी चीज हो गई, परिवार ही नहीं है। और सबको सफलता का चस्का सिखा दो कि तुम्हारी पत्नी की सफलता तुम्हारी नहीं है, जब तक तुम नहीं पाओगे तब तक पत्नी कुछ कर जाए तुम्हारा नहीं, तुमको अपना करना है, तुम्हें अपना टैक्स रिटर्न करना है। पत्नी को अलग चढ़ा दिया कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए। जब तक स्त्री अकेले नहीं करेगी तब तक चीज नहीं चलेगी। तो दोनों को आपस में लड़ा के आप कोई साम्राज्य कौन शैतान है पता नहीं, बट वो तोड़ा है। तो व्यवस्था इटसेल्फ ने चीजों को तोड़ा, और इस तरह से सारे लोग जिम्मेदार हो गए, व्यक्ति भी, परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी। और सब दौड़ रहे हैं, तो दौड़ के बाद खाली समय में तो गपशप करने की मन होती है, एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तब कोई मिलता नहीं। तो एकांतवाद के लिए मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है। हम, आप और वो जो नहीं दिख रहे हैं वो भी दोषी है। तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था के बारे में हमें सोचना होगा, जो श्रम का विभाजन करे, वो साधनों का विभाजन करे, वो स्रोत का विभाजन करे, और वो एक तारतम्य लेके आए, सिनर्जी रखे। जैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, एक गति से दूसरे स्पंदित हों, ऐसी एक व्यवस्था की जरूरत है। हम लाख बुराई कर लें इस व्यवस्था की, लेकिन अगर हम एक अल्टरनेट नहीं दे सकते हैं तो इसको ही चलते। तो पीछे इस व्यवस्था की बहुत बुराइयां हुई, ऐसा नहीं है, हिटलर से लेके गांधी सब ने बुराइयां करी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, तो इसलिए डेमोक्रेसी चल रही है। ये टूटी हुई व्यवस्था जो जनता को और तोड़ती है, अकेला रखती है, उनको एकांत की तरह प्रवृत्त करती है, और एकांतवाद को लड़ने के लिए कहते हैं कि हम दवाई बेचेंगे, अपने धंधे को सोचती है। आपकी बीमारी और मेरे लिए मुनाफा, तो मैं क्यों बीमारी ठीक करूंगा आपकी? मैं चाहूंगा कि दुनिया में और बीमारी बढ़े। तब तो साइक्लो एनालिस्ट का जो समाजशास्त्र में कहते हैं कि जो बीमार हो जाए उनका इलाज करें, तो समाज पूरा बीमार है तो व्यापार अच्छा चल रहा है। तो हम आपको एक फौरी तौर पे तो इलाज कर सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट में चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि ठीक हो जाओगे तो मेरा धंधा खत्म। और पूरी संस्कृति ऐसे चल रही है कि हम प्रार्थना ही ये करते हैं कि तुम बीमार हो जाओ। अगर तुम बीमार नहीं होगे तो मैं क्या मक्खी मारूंगा? मैंने डॉक्टरी पढ़ाई करी है, इंग्लैंड भी पढ़ के आया हूँ, अमेरिका भी, रूस भी पढ़ के आया हूँ, इंडिया में भी पढ़ा हूँ। फालतू में 15 साल पढ़ा, तुम बीमार ही नहीं पड़ रहे।
अगर तुम मेरे सही रिश्तेदार हो, भाई हो, तो तुम बीमार पड़ो। अगर तुम मेरे शुभचिंतक हो, अगर मेरे शुभचिंतक हो तो तुम झगड़ा करो, तब तो मेरे वकीली का धंधा चलेगा। तो तुम दोस्ती से रहते हो, आराम से रहते हो, झगड़ते ही नहीं। हम मक्खी मार रहे हैं कोर्ट में बैठ के। तो जब तक तुम नहीं झगड़ोगे, हम जजमेंट क्या देंगे? मैं जज की नौकरी कर रहा हूं यार, और तुम शांति से हो यार, तुम्हें प्रवचन भी नहीं दे पा रहा हूं। मैंने पूरी भागवत पढ़ रखी है, रामायण पढ़ रखी है, तुम मंदिर भी नहीं आते हो, अपने मस्त धर्म का काम खुद कर लेते हो। तो तुम अज्ञानी नहीं होगे तो मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा? तो पूरी संस्कृति आपके दुख पे हमारा सुख टिका हुआ है, इस पे चल रही है। तो व्यवस्था की व्यवस्था एक, तो वो जो गांधी और हिटलर और उस समय डेमोक्रेसी का जितने लोगों ने भी विरोध किया, विरोध वाजबी था और इतना ज्यादा था कि मैं नहीं कर सकता हूं। अगर देखना है तो हिंद स्वराज गांधी जी की किताब देखो। उन्होंने इंग्लैंड की दशा कुछ 100 वर्ष पहले दिखाया, वो आज लगभग इंडिया की भी दशा हो गई है। इंग्लैंड तो उससे और ज्यादा ही खराब हो गया होगा, और जितने देश भी डेमोक्रेसी मानते हैं उनकी हालत वैसी है जैसे गांधी जी ने 1908 में इंग्लैंड की दशा, पार्लियामेंट की दशा, डेमोक्रेसी की दशा लिखी। तो वो चीजें चल रही हैं, वैकल्पिक व्यवस्था थी नहीं। तो गांधी जी भी 12 साल में हाथ खड़े कर लिए। और गांधी जी लिखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं वही चाहता हूं जो हिंद स्वराज में लिखा है मैंने, लेकिन आज मेरी कॉर्पोरेट एक्टिविटी, जैसे कॉर्पोरेट चला रहे हैं, अनडाउटली डिवोटेड टू द अटेनमेंट ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। 1921 में उसी किताब में लिख रहे हैं कि मैं संसदीय व्यवस्था चाहता हूं देश में। एक तरफ लिख रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि देश की दशा ऐसी कहीं नहीं हो। फिर 12 साल बाद लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है। पता नहीं चाहती थी या नहीं। एक तरफ वो लिखते हैं कि ये नौकरशाही बढ़ाती है, स्लेवरी, गुलामी बढ़ाती है डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ उसकी वकालत कर रहे हैं 12 साल। ये कारण हो सकता है कि अल्टरनेट व्यवस्था ना हो उनके पास। लेकिन आज अगर हम कहें, मैं डिस्कशन से और आशीर्वाद से एक ऐसी व्यवस्था हम डिवाइन ग्रेसी में सजेस्ट की है, जो कि दुनिया के लोगों ने जब सम्मेलन हुआ कि कैसी सरकार ठीक हो सकती है, तो उसमें एक काफी सीनियर आदमी ने कहा कि हम में से कोई भी एक ऐसा मौका आए कि जो हेल्पलेस हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे, पड़ा हुआ हो, उस समय उसकी क्या आशाएं होंगी। और अगर वो सरकार उस आदमी की आशा या हमारी आशा उस समय पूरी कर सकती है तो वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट होगी। हमारे जहन में तो यही आता कि भगवान ही ऐसी आशाएं पूरी करता है। जब दुनिया में कोई नहीं सुनता तो भगवान सुनता है। तो वो तो भगवत तुल्य सरकार होगी, डिवाइन गवर्नमेंट होगी। महर्षि रमन भी बोलते हैं कि अगली सरकार डिवाइन अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, जहां की फेथ सेंटर, आस्था के केंद्र, मूल केंद्र प्रशासन के, वहां पाकशाला, पाठशाला, गौशाला, जो भी आपकी समस्या हो वहां से चले। फिर वो चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मोनेस्ट्री, कोई भी आस्था का केंद्र होना चाहिए, और वो प्रशासन का, तब आदमी अपने से काम करेगा। तो वो एक व्यवस्था है। तो आपके प्रश्न के हिसाब से तीनों जिम्मेदार हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और पूरी व्यवस्था। और इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि वो इसको नए तरफ लाए, तभी हम अपने लिए एक स्वस्थ, सुखी, पवित्र जीवन ला सकते हैं और आने वाली जनरेशन की। सर, आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसी भी देश को उसके सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान देने के बजाय उसके सुख के सूचकांक पर ध्यान देना चाहिए। सर, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? यही सही है, इसलिए लगता है।
हो सकता है ये दुनिया की सोच से मेल नहीं खाता हो, लेकिन दुनिया में एक देश तो है ऐसा जिसने ऐसा किया, और वो भूटान है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस जिसपे दुनिया कहती है कि ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स और कॉन्सेप्ट है। तो जब इंग्लैंड मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट करती है तो ये कहा जा सकता है कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी का परिणाम ये होने वाला है। तो फिर आज ही जाग जाए, जीडीपी के बजाय खुश कैसे रहा जाए इस पर ध्यान दिया जाए। और जीडीपी एक बहुत मिसनोमर है, बहुत गलत टर्म है। जब हम कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो वो कहता है कि धनी के धन में और गरीबी की गरीबी में, गुंडे की गुंडाई में, चोर की चोरी में कितना उत्पाद हुआ, वो सब उसी रेशियो में मानता है। तो अगर किसी देश में जीडीपी के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है तो गरीबी भी बढ़ रही है, परसेंटेज तो वही है। तो बेवकूफ बनाने वाला है अखबार से आम जनता को, बजाय यहां खाई ज्यादा बढ़ती है, सज्जनता में, दुर्जनता में, धनी में, गरीब में, सुखी में, दुखी में, हैव्स एंड हैव नॉट्स में। तो जहां भी जीडीपी का बोलबाला है वहां यही हाल है। और हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश है तो खुश एकांत में नहीं रहा जा सकता है साधुओं के अलावा। जो सामाजिक प्राणी है आदमी, तो खुश भी कंटेजियस होता है। जो एक को छुएगा तो दूसरा भी खुश होगा। तो जो देश खुश है वो वहां की पूरी जनता ही खुश होगी। वो दो चार आदमी नहीं होंगे जीडीपी की तरह के, धनी आदमी खुश हैं और गरीब आदमी दुखी है। अब इसको नापोगे कैसे? तो एक बहुत पहले प्रश्न पूछा था हमसे कि कोई जब देश गिरावट में हो और उसको खड़ा होना है तो क्या क्या करना होगा। तो मेरा एक ही प्रश्न था कि गिरावट जब होती है तो क्या होता है। कारण समझ में आ जाएंगे तो उठना। तो कोई भी देश अगर भूख से पीड़ित है, बीमार है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो तुम देखोगे कि अगर ये चीजें नहीं हैं तो खर्चे कहाँ होंगे। अगर आदमी बीमार है तो अस्पतालों की इनकम बढ़ेगी, डॉक्टरों की इनकम बढ़ेगी, झगड़े हो रहे हैं तो वकीलों की इनकम बढ़ेगी, कोर्ट का बोलबाला होगा, अज्ञान होगा तो मोरल प्रीचर, ज्ञान की चर्चा देने वाले पंडित मौलवी लोग, इनका साम्राज्य होगा। लोग मर रहे हैं तो मरघट का व्यवसाय काफी अच्छा होगा। तो ये गिरावट का दौर है। और अगर आप उठ रहे हैं, खुश हैं, तो खर्चा कहाँ होगा? मनोरंजन पे, विलासता पे, संगीत में, कुछ अपनी चीजें जो सीखना है, मन मर्जी का काम, वैरायटीज में। व्यायाम में, मेहनत करने में। तो खर्चा वही होगा कि अस्पताल के बजाय आप स्वास्थ्य की चीजें खरीद के लाओगे कि किन से स्वास्थ्य बनता है। पंडितों की चर्चा सुनने की बजाय आप किताबें खरीद के लाओगे, पढ़ोगे। अस्पताल जाने की बजाय आप स्वस्थ रहना सीखोगे, उस पर पैसा खाने पे खर्च करोगे। झगड़ा सुलझाने की बजाय आप संबंध बनाने पे ध्यान दोगे।
एक दूसरे की इज्जत करोगे, खर्चा तो होगा, वो खर्चे का दिशा बदल जाएगी। लेकिन जीडीपी कहता है कि इनका धंधा बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। धंधा वही बराबर रहता, देश कहीं भाग के नहीं जा रहा है। और आपका जीडीपी कम हो रहा है तो पड़ोसी का बढ़ रहा है। आपके यहाँ खूब सारे कारखाने हो गए और आप क्या करोगे, पड़ोसी को सप्लाई करोगे। तो आपका जीडीपी बढ़ने के लिए 2-4 देशों को गरीब रहना बहुत जरूरी है। एक बाल्टी अगर बहुत भरी जा रही है तो कई बाल्टियां खाली रहेंगी पानी की। तो कई देशों ने इतना माल पैदा किया है कि दूसरे सारे देशों का माल खत्म हो गया। इतना सस्ता दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको एक मोबाइल इतना सस्ता मिल रहा है कि आप खुद बनाओगे तो उससे महंगा पड़ेगा, तो आप खरीद लेते हो उससे, और वो बनाया जा रहा है। तो सारी दुनिया में लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया और अपने यहां लोग काम से मरे जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं काम जो नहीं कर रहा उसको जेल में डाल दो और जेल में और काम कराओ, वो सब काम कराओ जो नहीं कर सकते। तो ऐसे देश भी हैं जो लेबर का कौज उठाने वाले रहे हैं, मजदूर की एकता की शक्ति के प्रचारक रहे हैं। वो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पसीना और खून उन्हीं मजदूरों का। क्या सपना है, दुनिया में हम सबसे ऊपर हो जाए, सबसे रईस हो जाए। तो अपनी रईसों के लिए, अपनी रईसी के लिए दूसरे देशों में किसी न किसी तरह दंगे फैलाते रहते हैं। कई देशों में झगड़ा कराते रहेंगे। जैसे पीछे देखोगे कि 2011-12 के आसपास दुनिया के तमाम देशों में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुए थे। अभी फिर आंदोलन हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर। कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत अलग गणित है, लेकिन हो रहा है। तो कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा इससे। ऐसे बेनिफिट की जरूरत नहीं है ना उस देश के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे का नुकसान करने की सोचेंगे तो प्लानिंग तो हमारे दिमाग में बनेगी। किसी की हत्या करने की सोचेंगे तो हत्या का पहला बीज हमारे दिमाग में आएगा। और किसी को खुश करने का विचार हम मन में लाएंगे तो पहला बीज हमारे दिमाग में आएगा, तो पहले हम खुश होंगे। इतनी सी गणित है। तो जब हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ही खुश होंगे, इसलिए इसकी बात जरूरी है। जीडीपी में एक बड़ा होगा दूसरा गिरेगा, तो ये सही है, औचित्यपूर्ण है। और भूटान का इसको धन्यवाद देना चाहिए कि वो लाए इसको और हम इसको आगे ले जाएं, और भी अच्छा है। थैंक यू। सर, इच्छा का पूर्ण नहीं होना क्या कारण हो सकता है किसी व्यक्ति को एकांतवाद की ओर प्रवृत्त होने में? ऐसे कठिन कठिन प्रश्न पूछोगे तो बहुत दिक्कत है। डिजायर और इच्छा, प्रभु इच्छा हो तो अच्छा है। इसलिए सफलता के ऊपर कहा गया है कि वह जिन्होंने अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा के समर्पित कर दी। और in English, who has surrendered their karma in the feet of God, success for their desire soon cometh to pass. यह अल्लाह ताला उसी की सुनते हैं जो उसकी इच्छा से कार्य करता है। तो इच्छा पूर्ण हो, ये सबकी इच्छा होती है। इसमें एक फेमस हीरो है इंडिया के, काफी नाम है उनका। उनसे पूछा गया कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए तो आपको कैसा लगता है? बोले बहुत खुशी होती है। और बोले आपकी इच्छा पूरी नहीं हो तो कैसा लगता है?
तो ये काफी अच्छा उन्होंने बोला। बोले मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो किसी और की इच्छा पूरी हो रही होगी, किसी और की नहीं तो किसी और की, और किसी और की नहीं तो किसी और की, तो हो सकता है भगवान की इच्छा हो वो पूरी हो। तो जो क्षणिक चीजें होती हैं, इच्छा पूरी नहीं हो रही तो एकांत में चले गए, ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जो आत्मघाती और सुसाइडल की तरफ ले जाते हैं, वो एकांत की तरफ नहीं ले जाते। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही और वो प्रयास करता है तो हो सकता है वो एकांत में जाए और वहां में प्रयास करे। तो जो लोनलीनेस है, खालीपन, लोनलीनेस बेसिकली खालीपन है, कुछ करने को नहीं, वह नहीं होगा, वो एकांत में तैयारी होगी। तो इच्छा का पूरा ना होना एकांत का कारण नहीं हो सकता, ना कभी रहा है। या तो वो विद्वेष से भर जाएगा, घृणा से भर जाएगा, नफरत हो जाएगी लोगों से, या वो प्रयास करेगा, या सब हार के ना वो भगवान के चरण में बैठ जाएगा कि आप कुछ करना नहीं, जो हो रहा है सब बढ़िया। बट वो खालीपन, लोनलीनेस की तरफ मुझे नहीं लगता। थैंक यू सर, ये अकेलापन दूर करने में धर्म का क्या महत्व हो सकता है? भारत में कहते हैं धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है या जो सबको धारण किए है वह धर्म है। तो धर्म से विमुख तो हुआ ही नहीं जा सकता है। धर्म से दूर होते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। जो धर्म के साथ चल रहा है उसको अकेलापन लगता ही नहीं है। धर्म प्रकृति भी कह सकते हैं। तो जो प्रकृति के साथ साथ चल रहा है उसको अकेलापन क्या हो सकता है? आपको आदमी नजर ना आए तब आप जानवरों से बात करें, जानवर नजर ना आए तो आप पेड़ों से बात करें, और बहुत एकांत हो जाए तो रात में तारों से बात करें, जमीन पे बात करें। तो धार्मिक आदमी जो शुद्ध धार्मिक है, आवरण ओढ़ के नहीं है, जो विभाजित नहीं है कि मैं फलाना पंथ का हूं, फलाना जगह पैदा हुआ हूं, फलाने जगह से उद्गम हुआ है, अगर वैसा नहीं है, शुद्ध धार्मिक है, तो वो अकेलापन महसूस कभी नहीं करेगा। तो ये प्रश्न बेमानी हो जाता है कि धर्म का क्या हाथ है? धर्म का ही हाथ है जो हमें शाश्वत जिंदा रखे हुए है, प्रसन्न रखे हुए है। दूर गए तो समस्या है, उसके विपरीत बहे तो ताकत लगेगी और टूट जाएंगे। साथ बहते जाएंगे तो जैसे पत्थर में सेब बन जाता है, चौकोर हो जाते हैं, नुकीलापन टूट जाता है और एक सुंदरता आती है। तो वो एक सुंदरता आती है। तब ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ तो भगवान का रूप है और जब मरने लगे तब शैतान का रूप हो जाए। तब उसमें निखार आएगा जीवन के बढ़ते बढ़ते। हो सकता है बुजुर्गी में शरीर में उतनी ताकत ना रहे, लेकिन उसका तेज कम नहीं होगा और शैतान तो कतई नजर नहीं आएगा। तो धर्म से धीरे धीरे हम विमुख हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, तब हमें दिक्कत होती है। फिल्म लाइन में कहते हैं कि जो ऊंचाई चढ़ रहा है वो अपने साथ कितने लोगों को ले जाता है, उनसे विमुख नहीं होता है। तो जब कभी वो गिरेगा तो बहुत कम गिरता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कमरे की बिल्डिंग बनाना शुरू करो तो कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा और 25 कमरे बना लो। तो जब गिरेंगे तो हो सकता है 15-20 कमरे गिर जाएं,
लेकिन अगर एक ऐसी मंजिल हो कि जिसके जमीनी तल पे 25 कमरे हों, फिर उसके ऊपर 24, फिर 23, फिर 22 और सबसे ऊपर एक कमरा हो, तो तेज हवा भी चलेगी तो एक आधी दो माला गिरेंगे। तो जितना धरातल, जितना जमीन से जुड़ी हुई चीजें होंगी वो उतनी देर तक चलेंगी। चौकोर पत्थर पे इमारत खड़ी की जा सकती है, लेकिन जो बेवल्स हैं, जो गोल, उस पर जो इमारत करते हैं तो वो जल्दी झुकती है और जल्दी गिरती है। तो पश्चिम जो धर्म को कम मानता है या धर्म पर लड़ाई ज्यादा करता है, वो 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद भी तीसरे की तैयारी कर रहा है। और कई लड़ाई तो धर्मों के लिए ही, कि जब तक सारी दुनिया मेरा धर्म नहीं मानती तब तक मैं मिशनरी की तरह काम करता रहूंगा। और दूसरा कहता है कि जब तक सारे लोग मेरा धर्म नहीं मान लेंगे तब तक वो धार्मिक है ही नहीं। तो ऐसा एक दुनिया को अपने जैसा बनाने की बेफिजूली कवायद कैसे धार्मिक कही जा सकती है? न पैगंबर ने ये कहा, न ईसा मसीह ने ये कहा कि सब मेरे जैसे हो जाए, मुझे मानने वाले हो जाए। न नानक ने, न बुद्ध ने। अपनी बातें कही, लेकिन स्वतंत्रता दूसरे को भी है कि वो कैसे जिए। तो धर्म ही है जो एकांतपन को दूर करेगा। हमारे सारे आयामों में, हमारे सारे व्यवसायों में, हमारे सारे संवादों में, चाहे वह पति पत्नी का हो, पुत्र पिता का, पुत्री माता का, और पड़ोसी का, और दूर पड़ोसी का, और वही गाइड रहे, वही एक नीति निर्धारक या पथ प्रदर्शक रहे तो बेहतर है। अकेलापन आएगा नहीं। वो अकेलापन एकांत होगा। जैसे साधु बाबा आपने सुना हो कि तपस्या करने हिमालय चले गए, वो अकेले ही जाते थे। वो समाज के शोरगुल से, दिन भर के व्यवसाय से उन्हें एकांत चाहिए। तो एकांत और अकेलापन में अंतर है। तो एकांत ढूंढते हैं। तो धर्म एकांत तो कह सकता है कि एकांत चले जाओ, बट वो अकेलापन नहीं देगा कि आप हमेशा नेचर में रहते। और मुझे समझ नहीं आता कि जो साधु गए भी एकांत ढूंढने, वहां भी तो बर्फ के पहाड़ थे, वहां भी तो आकाश था, गुफा थी तो गुफा की दीवारें भी तो थी। तो वहां भी भागोगे तब भी एक आवरण तो मिलेगा ही प्रकृति का। तो ये तो तारतम्य है, एक लय है जो जन्म जन्मों से, जन्म के बीच में और जन्म जन्मांतर चलती है। इससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। दूर भागोगे परेशान होगे, विपरीत भागोगे गिर पड़ोगे, जैसा कि हो रहा है। तो धर्म ही है जो आपको इस समस्या से निवारेगा। कहते भी हैं कि जो विश्वास है और अपने जैसा पैदा करने की इच्छा सब में होती है और ये जन्मजात होती है। तो विश्वास, आस्था, यही तो धर्म है और ये जन्मजात होता है सब प्राणियों में, सब जीवों में।